हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स को और बहुत ही जल्द आरंभ करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस और प्लस में इसके साथ साथ बेटा सोशल साइंस और हिंदी क्लास, 3 क्लास है क्लास 10th की स्टार्ट होंगी। और इसके बाद और इसी प्रकार जो क्लास 12th की जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को, और केमिस्ट्री की क्लास भी अब निरंतर आएंगी आप लोगों के सामने और सितंबर तक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करा लिया जाएगा। और फिजिक्स थोड़ा सा समय जरूर लेगी, अक्टूबर तक पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बस चिंता ना करिए, आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। और जैसा कि फिजिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था किसके बारे में, गॉस की प्रमेय के बारे में। और क्या बताया था गॉस की प्रमेय के बारे में, हमने बताया था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसकी हमने उपपत्ति की थी। क्लियर? तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग को। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका यहां से। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग से एक प्रश्न 3 नंबर से लेकर 5 नंबर का निश्चित बनता है। तो चलते हैं बेटा किसकी ओर, पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो डालेंगे हेडिंग डालेंगे गॉस के नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। इस अनुप्रयोग के पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं परिभाषा बेटा पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। किसको पढ़ने वाले हैं? सतत आवेश वितरण। तो पहली हेडिंग बेटा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा कि बताइए सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? सतत आवेश वितरण। तो आप लोग बताओगे कि ऐसा निकाय जिसमें आवेश कैसे रखे हो, पास पास स्थित हो। ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास स्थित हो क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा। मतलब एक वस्तु पर एक समान रूप से जब आवेश वितरित कर दिया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। क्लियर? और यह कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? एक रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। क्लियर? तो यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो सबसे पहले बेटा परिभाषा लिखेंगे सतत आवेश वितरण की, उसके बाद पढ़ेंगे इसके प्रकार में। देखो लिखेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास स्थित हो, क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर एक समान रूप से जब आवेश वितरित कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाएगा? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहली हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं वह कौन सी बेटा? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। तो अब आपसे मैं पूछने वाले बेटा बताइए रेखीय आवेश वितरण किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे एक रेखा पर, जब एक रेखा पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, जब एक
रेखा पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अब रेखा कितनी लंबी हो सकती है, तो आप बोलोगे रेखा तो अनंत तक हो सकती है। रेखा कहां तक हो सकती है, अनंत तक जा सकती है। क्लियर, यहां से अनंत लंबाई तक हो सकती है इसकी। लेकिन और इस पर क्या है, इस पर एक समान रूप से हमने क्या कर दिया, आवेश वितरित कर दिया। जब एक रेखा पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाए तो क्या बन जाएगा, रेखीय आवेश वितरण। लेकिन हमने जो रेखा ली है उसकी हम क्या ले लें, प्रति एकांक लंबाई। और प्रति एकांक लंबाई पर मान लिया ये हमने क्या ले ली, इसकी प्रति एकांक लंबाई ले ली। और इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित हुआ है, प्रति एकांक लंबाई पर आपने जो भी लंबाई ली है, मान लिया हमने L मान लिया, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या बन जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो घनत्व कब बनेगा, घनत्व ध्यान रखना है जब हम उसका क्या ले लें, प्रति एकांक भाग, मतलब उसका इकाई भाग ले लें, एक निश्चित भाग ले लें और उस पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वह घनत्व के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे जब एक रेखा पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसके प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर, तो यहां पर जब इसके प्रति एकांक लंबाई पर हम क्या कर देंगे, आवेश वितरित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L, यानी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम और बट्टे में तो प्रति, और लंबाई दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। क्लियर, तो हमने किसको पढ़ा, हमने पढ़ा सतत आवेश वितरण को। और इसके अंदर हमने पहली हेडिंग किसको पढ़ी, तो पहली हेडिंग हमने क्या पढ़ी, रेखीय आवेश वितरण। क्लियर, तो आपसे सिंपल समझना है, अनंत लंबाई की रेखा हो सकती है और उस पर अगर आवेश को वितरित कर दिया तो क्या बन जाएगा, रेखीय आवेश वितरण। लेकिन उसका अगर आपने प्रति एकांक भाग ले लिया और प्रति एकांक भाग पर अगर आपने आवेश को वितरित कर दिया तो ये क्या बन जाता है, यही बन जाता है रेखीय आवेश घनत्व। किससे लिखते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। क्लियर, नोट करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ रहे बेटा, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा जो अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु के पृष्ठ पर, मान लिया कोई वस्तु लेंगे और उस वस्तु के पृष्ठ पर
अगर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दें तो क्या बन जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बताया हमने बताया किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दें तो क्या बन जाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठ कैसा भी ले सकते बेटा, यहां से ध्यान रखना है कि पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। ये बेटा पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर क्या करेंगे? एक समान रूप से आवेश वितरित कर दें तो ये क्या बन जाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्लियर? और इस पृष्ठ के प्रति एकांक पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने मान लिया यहां पर क्या है कि इस पृष्ठ के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने मान लिया a है, लेकिन इसके क्या मान लें? प्रति एकांक भाग पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी पूरे भाग पे ना लेके इसका क्या ले लें? एक प्रति एकांक भाग ले लें और प्रति एकांक भाग पर जो उपस्थित आवेश होगा, प्रति एकांक भाग पर जो उपस्थित आवेश होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर? तो हमने क्या बताया? पृष्ठीय आवेश वितरण में हमने बताया किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है कहलाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, और उसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। किससे लिखते हैं? सिग्मा से। किससे लिखेंगे? सिग्मा से। तो परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी वस्तु के पृष्ठ पर, किसी वस्तु के पृष्ठ पर जब एक समान रूप से, जब एक समान रूप से आवेश वितरित होता है, आवेश वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो यहां से क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। प्रति एकांक, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और यहां पर बट्टे में है तो प्रत्यय, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर दूसरी परिभाषा हमने किसकी पढ़ ली है? पृष्ठीय आवेश वितरण की। अब हम पढ़ने वाले हैं आयतन आवेश वितरण को। तो पहले इसको नोट करिए बेटा, नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा नंबर तीसरी हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं आयतन आवेश वितरण। किसे कहेंगे आयतन आवेश वितरण? यदि आवेश किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण। क्या बताया हमने बताया
यदि आवेश किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। लिखा है परिभाषा इसकी, क्या बताई हमने, यदि आवेश किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है या फैला होता है, वितरित होता है, क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। देखो यहां पर बेटा आयतन हमारा कैसा हो सकता है, गोला हो सकता है या बेलन हो सकता है। आयतन हमारा कैसा हो सकता है, गोला हो सकता है या बेलन हो सकता है। क्लियर, इस तरीके से यहां से मैंने बेटा मान लिया ये हमारा आयतन ले लिया, ठीक है, और इस पर क्या करेंगे हम, एक समान रूप से आवेश वितरित कर दे रहे हैं। इस पर क्या कर दे रहे हैं, एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे हम आयतन आवेश वितरण। क्लियर, यहां पर किसी वस्तु के, यहां पर जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है तो इसे क्या बोल दिया गया, आयतन आवेश वितरण। लेकिन अगर मैं इसका प्रति एकांक भाग ले ले तो इसका क्या ले ले, प्रति एकांक भाग, और इसके प्रति एकांक भाग पर क्या करते हैं, इसके प्रति एकांक आयतन पर अगर हम एक समान रूप से आवेश वितरित कर दें तो यह क्या बन जाता है, यह बन जाएगा आयतन आवेश घनत्व। क्या बन जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। क्लियर, तो लिखेंगे इसके प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर बन जाएगा आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन V। V यहां पर वॉल्यूम, मतलब यहां पर कौन आया हुआ है, आयतन के लिए। ठीक है, तो ये हमने बेटा 3 परिभाषाएं पढ़ी है। किसके लिए, हमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले इन परिभाषाओं को पता होना चाहिए कि भाई एक रेखा पर आवेश वितरित कर दिया गया है, एक तार पर एक समान रूप से। तार हमारा कौन है, तार हमारा एक रेखा के रूप में होगा। तार हमारा कैसा होता है, रेखा के रूप में होगा, यानी एक तार पर एक समान रूप से जब आवेश वितरित कर दिया जाएगा, रेखीय आवेश वितरण। और जब हम बेटा क्या करेंगे, एक किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब हम क्या करेंगे, किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन पर अगर हम एक समान रूप से आवेश वितरित कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, आयतन आवेश वितरण। लेकिन इन सभी के अगर हम क्या ले लें, प्रति एकांक भाग ले लें, इन सभी के क्या ले लें, प्रति एकांक भाग, तो बन जाएंगे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। क्लियर, तो नोट करिए। और अब चल रहे हैं हम बेटा किसकी ओर, गॉस के नियम के अनुप्रयोग को। क्लियर, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, यहां से आएंगे और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में हमारा एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। यह प्रश्न भी हमारा पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, कई बार यह प्रश्न आया हुआ है। क्लियर। हेडिंग क्या है? हेडिंग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक तार लेंगे। ये कैसा हुआ बेटा? अनंत लंबाई का। क्लियर। अब चूंकि इसे आवेशित करना है तो हम क्या करेंगे, इसे एक समान रूप से आवेश वितरित करेंगे। और हम पढ़ के आए हैं कि जब एक रेखा पर बेटा एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिए जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है और इसके किसकी प्रति एकांक लंबाई पर, जब एक रेखा पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिए जा रहे हैं, रेखीय आवेश वितरण, और अगर मैंने क्या ले लिया, इसका प्रति एकांक भाग ले लिया जिसकी लंबाई क्या है? L है। प्रति एकांक भाग ले लिया जिसकी लंबाई क्या बेटा? L है। और इस पर अगर हम आवेश को वितरित कर दें, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित किया गया है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं बेटा? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। लेकिन हम बेटा पता कर लेंगे कि इस पर कितना आवेश है, तो यहां से हम किसको निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे Q को। पहले किसको निकालेंगे? Q को। तो Q बराबर हो जाएगा कुछ नहीं बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q का 1 में गुणा करोगे Q, और लैम्डा का L में गुणा करोगे तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू में L। क्लियर। तो एक आवेशित चालक तार पर, सीधे आवेशित चालक तार पर आवेश कितना हुआ? Q बराबर लैम्डा इंटू में L। क्लियर। अब चूंकि बेटा यहां पर हम किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और गॉस के नियम किस पर लागू है? गॉस का बेटा नियम जो लागू है वो किस पर है? बंद पृष्ठ पर। किस पर लागू है? बंद पृष्ठ पर। तो हमें एक ऐसे बंद पृष्ठ का निर्माण करना है, ऐसे बंद पृष्ठ का निर्माण करना है जिससे बेटा जो वैद्युत बल रेखा निकले वो कैसे निकले? एक समान रूप से। तो हम क्या करेंगे, इस तार को सम अक्ष, इस तार को हम क्या मानेंगे? अक्ष मानकर किसका निर्माण कर देंगे? एक बेलन का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? एक बेलन का निर्माण कर देंगे। तार को अक्ष मानकर हम क्या कर देंगे? एक बेलन का निर्माण कर देंगे। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? बेलन का निर्माण। क्लियर। अब चूंकि बेटा यहां पर ये तार है और तार पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, और हम बेटा किसका निर्माण कर चुके हैं? एक बेलन का, जिसके पूरे बेलन का क्षेत्रफल क्या है? A है। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे गॉसियन वेलन। क्या बोलेंगे इसको? गॉसियन वेलन। ठीक है। जिसका क्या क्षेत्रफल क्या है? A है। इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। क्लियर। अब चूंकि बेटा इस पर मान लिया यह एक तार है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। एक समान रूप से कौन है? आवेश वितरित है। और कहां रखा हुआ है? पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के कहां है? भीतर। तो अब एक समान रूप से जब आवेश वितरित है तो इससे कौन बाहर निकलेंगी? प्लस Q आवेश के कारण बेटा इससे कौन निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं कहां निकलेंगी? बाहर की ओर। और जब बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो क्या बन जाता है? वैद्युत फ्लक्स। क्या बन जाता है? वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इस बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। इस बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद गॉस के नियम की सहायता से हम किसको गणना कर लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले आवेश है, बंद पृष्ठ के भीतर आवेश है, तो पहले पता करना है कि इस बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले देखो बेटा आपको बेलन के कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं?
सबसे पहले ये देखो कि बेलन के कितने पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों से कौन निकलेंगे बेटा, वैद्युत बल रेखाएं, यानी कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। पहले उन पृष्ठों से पता करो कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है और सबको जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि संपूर्ण बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो आप बोलोगे कि ये वाला भाग देखो, मान लिया यह हमारा कौन है, बेलन है, यह हमारा कौन है, बेलन। तो बेलन के आप लोग देखोगे पहला समतल पृष्ठ ये रहा, पहला समतल पृष्ठ ये रहा और दूसरा बेटा समतल पृष्ठ ये रहा। तो यानी एक पृष्ठ ये हो गया, पहला ये कौन है बेटा हमारा समतल पृष्ठ, दूसरा बेटा ये भी कौन सा हमारा समतल पृष्ठ। तो आपने देखा कि एक बेलन के अंदर हमें दो तो समतल पृष्ठ दिखाई दिए, पहला समतल पृष्ठ ये वाला, दूसरा समतल पृष्ठ ये वाला। आप इस पृष्ठ को भी आगे बढ़ा सकते हो, आप इस पृष्ठ को भी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें तीसरा पृष्ठ ये भी तो दिखाई दे रहा है। इन दो समतल पृष्ठ के अलावा, इन दो समतल पृष्ठ के अलावा हमें ये तीसरा बेटा पृष्ठ भी तो दिखाई दे रहा है, ये वाला, और इसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। तो एक बेलन के अंदर आप लोगों को से मैं पूछे बेटा कितने पृष्ठ हैं, तो आप बताओगे एक बेलन के अंदर हमें 3 पृष्ठ दिखाई दिए, 2 तो समतल पृष्ठ है और एक हमारा कौन सा है, वक्र पृष्ठ। यानी इसे मान ले रहे S1, इसे मान लिया बेटा S2 और इसे मान लिया S3, 3 हमारे पृष्ठ हो गए। क्लियर। अब यहां से ये देखना है बेटा कि तीनों पृष्ठों से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि बेटा इसके अल्पांश भाग से कितना निकल रहा है। अल्पांश भाग में तीनों पृष्ठों के अगर हमने ये पता कर लिया कि अल्पांश भाग सूक्ष्म भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो उसका क्या कर लेंगे, हम समाकलन कर लेंगे और समाकलन करके बेटा तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तीनों पृष्ठों को। तो हमें पता लग जाएगा कि संपूर्ण गॉसियन बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम तीनों पृष्ठ पर क्या लेंगे, अल्पांश भाग लेंगे। तीनों पृष्ठ पर अल्पांश भाग लेंगे। मान लिया यहां पर बेटा अल्पांश भाग ले रहे हैं, एक अल्पांश भाग बेटा इस पृष्ठ पे ले लिया और एक बेटा अल्पांश भाग हमने किस पे ले लिया, एक अल्पांश भाग ले लिया हमने इस 2 समतल पृष्ठ पे और एक वक्र पृष्ठ पे। क्लियर। अब यहां पर देखा गया कि यहां पर बेटा हम पढ़ के आए हैं क्षेत्रफल सदिश को, हम पढ़ के आए किसको, क्षेत्रफल सदिश को। और क्या बताया था क्षेत्रफल सदिश में कि जो हमारा समतलीय पृष्ठ होता है, समतलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। और फिजिक्स के अंदर बेटा क्षेत्रफल को कैसा माना गया है, सदिश। क्षेत्रफल को कैसा माना गया है, सदिश माना गया है। तो हम इन तीनों पर हम क्या खींचेंगे बेटा, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है। देखो यहां पर इस पृष्ठ पर हम बाहर की ओर, ये बेटा हमारा कैसा है, यह हमारा समतल पृष्ठ है और इस पर हम बाहर की ओर क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो ये बेटा कौन हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल सदिश। क्लियर। यहां पर अब चूंकि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तो इसका हमने क्या लिया है, अल्पांश भाग, तो ये क्या हो जाएगा, dA। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर, ये भी बेटा हमारा समतल पृष्ठ है और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या बन जाएगा, यही बेटा हमारा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है। अब चूंकि अल्पांश भाग लिया है तो ये बेटा भाग कौन सा बन जाएगा, dA। इसी प्रकार ये बेटा कौन सा, नीचे वाला, ये भी बेटा हमारा समतल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ पर क्या करें, समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या करेंगे, बाहर की ओर क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे और बाहर की ओर अभिलंब खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। और यहाँ पर इस भाग पर भी हमने क्या लिया, अल्पांश भाग लिया है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, d। मतलब इस पृष्ठ को भी ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं, इस पृष्ठ को भी नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेटा इसकी मोटाई भी तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो तीनों पे बेटा हमने अल्पांश भाग लेकर क्या कर लिया, हमने क्षेत्रफल सदिश को खींच लिया। ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो इस पृष्ठ से देखा बेटा कि यहां पर प्लस क्यू आवेश अंदर की ओर है, प्लस क्यू आवेश कहां पर है, पृष्ठ के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के कहां होगी, बाहर की ओर। किधर होगी बेटा, बाहर की ओर, यानी प्लस के।
प्लस इधर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। इस बिंदु से प्लस अंदर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बाहर की ओर। इधर देखा बेटा, इस पृष्ठ से देखा, इस बिंदु से देखा कि प्लस बेटा इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा बाहर की ओर। यानी प्लस के विपरीत, जिधर प्लस होंगे प्लस आवेश है उसके विपरीत कौन होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी आवेश पृष्ठ के भीतर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा पृष्ठ के बाहर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब इनके बीच में एंगल देखो कि भाई पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर, क्षेत्रफल सदिश ये रहा तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रही तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। यहां पर दोनों की डायरेक्शन एक है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा एक की ओर है, इसलिए इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 0। यहां पर देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल सदिश किधर है, नीचे की ओर, तो इन पे भी बेटा लंबवत की स्थिति है तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, 90 अंश। क्लियर। अब चलो करते हैं यहां से, तो सबसे पहले लिखेंगे सरफेस बंध के अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ई इंटू में ए कॉस थीटा। पर बेटा यहां पर जो भाग लिया है वो कैसा लिया है, अल्पांश, यानी अल्पांश भाग लिया है तो क्षेत्रफल के आगे क्या लगा देंगे, डी। अल्पांश भाग के लिए हमने क्या बताया है, अल्पांश भाग लेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। ठीक है, अल्पांश सूक्ष्म। ठीक है, तो यहां पर जब बेटा अल्पांश भाग है तो वैद्युत फ्लक्स भी बेटा कितना निकलेगा, अल्पांश ही निकलेगा। क्लियर। तो यहां पर डी फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से करना क्या है कि सरफेस बन पे हम देख रहे हैं कि एंगल कितना है, आप बोलोगे 90 अंश है, सरफेस बन पे एंगल कितना है, 90 अंश है, तो ई इंटू में डी ए कॉस और थीटा की जगह कितना लगा देंगे, 90, और cos 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है, 0। अगर 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो वह क्या हो जाएगा, 0। यानी सरफेस बंध से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कौन सा है बेटा, कितना निकला, 0। सरफेस बंध के अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा वो कितना निकल रहा, 0। इसी प्रकार सरफेस 2 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप बोलोगे कि डी फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। क्लियर। देखिए सरफेस 2 पे भी एंगल देखो कितना होगा, सरफेस 2 पे भी एंगल कितना है, 90 अंश है, तो यहां पर लगा देंगे ई इंटू में डी ए कॉस और थीटा की जगह कितना लगाएंगे, 90, और cos 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है, आप बोलोगे 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0, और 0 का अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी एक कहानी फिर पता लगी कि बेटा हम सरफेस 2 पे भी देखा कि सरफेस 2 के अल्पांश भाग से देखा वैद्युत फ्लक्स कितना निकला, वहां पर भी कितना निकला, 0। इसी प्रकार सरफेस 3 के अल्पांश भाग, सरफेस 3 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर डी फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। तो हमने देखा बेटा यहां से कि यहां पर सरफेस 3 ये रही और इस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0। तो यहां पर लगा देंगे डी फाई ई बराबर बेटा ई इंटू में डी ए और कॉस थीटा की जगह कितना लगाओगे, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर बेटा जब इसका मान 1 हो जाएगा तो बचेगा कौन, 1 का जब मल्टीप्लाई ई इंटू में डी ए में करोगे तो यही होगा। तो अल्पांश भाग से बेटा सरफेस 3 के अल्पांश भाग से वैद्युत फ्लक्स कितना निकला, तो आप बोलोगे ई इंटू में डी ए।
क्लियर। यानी दो भाग के अल्पांश, दो सरफेस पर, सरफेस 1 और सरफेस 2 के अल्पांश भाग से बेटा वैद्युत फ्लक्स शून्य निकल रहा है, और सरफेस 3 के अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना निकल रहा है, E इंटू में D। अब मुझे निकालना है संपूर्ण, जो आपने बेलन लिया, गॉसियन बेलन लिया है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर बेटा आप लोग पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद बेटा लिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस चित्र के बारे में थोड़ा लिख ले रहे हैं, उसके बाद फिर इसकी आगे की कहानी हम लिखा रहे हैं, ठीक है। तो चित्र के बारे में लिखेंगे, माना यहां पर बेटा हमने ले लिया ए बी एक अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। एक समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार को अक्ष मानकर एक गॉसियन वेलन का निर्माण करते हैं। तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। एक बेटा हमने क्या लिया था, आगे से तार लिया, ए भी एक तार है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा बेटा जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक। हम क्या करेंगे, इस तार को, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पे लागू है, तो इस तार को हम अक्ष मानकर एक गॉसियन बेलन का निर्माण करते हैं, और इस पर, और चूंकि तार के प्रत्येकांक भाग पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया, इसलिए इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वह क्या है, लैम्डा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, और उस बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो पहले बेटा यहां तक नोट करिए, इसके बाद इससे आगे हल करा रहे हैं। नोट करो पहले इसको बेटा। इसके बाद बेटा देखो इधर इस ओर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है वेलन के गॉसियन वेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप बोलोगे हमें संपूर्ण भाग से वैद्युत फ्लक्स बताना है, फाई ही बताना। तो आप बोलोगे ये जो सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 के जो अल्पांश भाग से वैद्युत फ्लक्स निकाला है, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 के अल्पांश भाग से जो वैद्युत फ्लक्स निकाला है, d फाई e निकाला है, इनको क्या कर देंगे, समाकलन। तीनों का क्या कर देंगे, समाकलन। और समाकलन करने के बाद क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें संपूर्ण भाग से पता लग जाएगा। क्लियर। तो एक बात बताओ, सरफेस 1 पर वैद्युत फ्लक्स कितना निकला। आप बोलोगे सरफेस 1 पर वैद्युत फ्लक्स 0,
सरफेस 2 पर वैद्युत फ्लक्स यहां पर भी 0 और 0 का समाकलन 0 होगा, लेकिन सरफेस 3 पर जो वैद्युत फ्लक्स निकला है वो कितना निकला है? सरफेस 3 पर d फाई ई बराबर क्या है? E इंटू में dA, E इंटू में dA। अब E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो यहां से समाकलन करेंगे किसका? dA का, और d के सापेक्ष चूंकि एक फॉर्मूला है d के सापेक्ष x का समाकलन क्या होगा? x, तो d के सापेक्ष y का समाकलन y, d के सापेक्ष z का समाकलन z, तो भाई d के सापेक्ष a का समाकलन क्या हो जाएगा? d के सापेक्ष a का समाकलन a हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपसे बेटा पूछना चाहेंगे कि यहां भाई बताओ a क्या है? तो a आप बोलोगे ये गॉसियन बेलन का क्षेत्रफल है। क्या है? गॉसियन बेलन का क्षेत्रफल है। गॉसियन बेलन का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां से, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्लियर? तो यहां से बेटा अब चूंकि इसकी जो हाइट है वो किसके रूप में मानी हमने? उसकी लंबाई के रूप में। किसके रूप में मानी है? उसकी लंबाई के रूप में। तो एरिया बराबर लगाओगे 2 पाई आर एच की जगह कौन आ जाएगा? एल। एच की जगह कौन आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो इस बेलन का क्षेत्रफल लगाओ, तो यहां से फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू में ए की जगह लगाओगे 2 पाई आर एल। क्लियर? अब चूंकि बेटा हम किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं? गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो फिर हमें करना क्या है? हमें बेटा लगाना है गॉस की प्रमेय से। अब हम लगाएंगे बेटा, देखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या होता है? गॉस की प्रमेय से कि फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई ई की जगह किसको लगाएंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को। तो यहां पर लगाएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू में 2 पाई आर एल। ध्यान रखना, इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। लेकिन हमें पता है कि रेखीय आवेश घनत्व, अभी मैंने बेटा बिगाड़ा है कि रेखीय आवेश घनत्व तो Q बराबर हमने निकाला था अभी लैम्डा इंटू में L वट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू में 2 पाई आर एल। तो यहां से बेटा L से L कैंसिल, 2 पाई आर ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो इसे लिख लेंगे E बराबर 1 अपॉन 2 पाई, और ये बट्टे में कौन है? एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कौन है? लैम्डा, और ये बेटा कौन आ जाएगी? R। क्लियर? तो यहां से बेटा हमने ये निकाल लिया एक रेखीय आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये वाला बेटा हमने पार्ट को इधर कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने बेटा निकाल लिया। नोट करेंगे इसको, नोट करो।